वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का ये टॉपिक है। हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 4। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट करा है और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेकंड टॉपिक जो आपका कहलाता है नर्सिंग केयर ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी को किस तरीके से हम केयर प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले की वीडियो में अप्रेजल ऑफ न्यूबॉर्न हम टॉपिक शेयर कर चुके हैं। आज के वीडियो में मेनली कवर करने वाले नर्सिंग केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। तो इससे पहले हम नर्सिंग केयर ऑफ द न्यूबॉर्न स्टार्ट करें तो कुछ कुछ जो टर्म है वो आपको क्लियर होने चाहिए। पीडियाट्रिक जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला हमारा टर्म है, जब भी बेबी टर्म बेबी होता है, टर्म बेबी कब कंसीडर करेंगे? जब बेबी 37 टू 42 वीक्स के बीच में बॉर्न होते हैं तब वो कंसीडर करे जाते हैं टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी कब कंसीडर करेंगे? तो बेबी का वेट, बेबी जो टर्म होता है, गेस्टेशन एज होती है लेस देन 37 वीक होगी, दैट विल कंसीडर एज द प्री टर्म बेबी। नेक्स्ट, इसमें भी टाइप होते हैं, सब टाइप आते हैं इसमें। पहला है लेट प्रीटर्म। तो लेट प्रीटर्म कब कंसीडर करेंगे? लेस देन 37 वीक है तब हम वो कंसीडर कर रहे हैं प्रीटर्म बेबी। लेट प्रीटर्म का मतलब होता है जब बेबी का वेट 34 से 36 वीक के बीच में होता है। इसी के साथ साथ सेकंड आता है मॉडरेट प्रीटर्म। ये तब कंसीडर करते हैं जब बेबी का गेस्टेशन एज कितना होता है, मदर का 33 टू 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। नेक्स्ट इसका सब टाइप है थर्ड, वेरी प्रीटर्म। तब कंसीडर करेंगे जब गेस्टेशन एज मदर का 32 वीक से 31 वीक से 28 वीक होगी। नेक्स्ट आता है एक्सट्रीमली प्रीटर्म। ये तब कंसीडर करते हैं जब गेस्टेशन एज लेस देन होता है 28 वीक से। तो ये तो टर्म बेबी और प्री टर्म बेबी का बात हो गया। अभी पोस्ट टर्म बेबी कब कंसीडर करेंगे? टर्म बेबी कितना होता है? 37 से 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन को हम टर्म में कंसीडर करते हैं। पोस्ट टर्म क्या हो जाएगा? 42 वीक्स के बाद, आफ्टर द 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है बेबी के वेट को लेके जो आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल वेट बेबी का कितना होता है? 2.5 kg टू 3.9 kg। और अगर बेबी का वेट कितना है, लो वेट कब कंसीडर करेंगे? तो बेबी का वेट 2.5 kg से कम होगा। वेरी लो वेट और बेबी कब कंसीडर करेंगे? जब बेबी का वेट कितना है? 1.5 kg से भी कम है। एंड एक्सट्रीमली लो
वर्थ वेट कब कंसीडर करेंगे? जब बेबी का वेट 1 kg से भी कम है, लेस देन 1 kg। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। टर्म क्या होता है, पोस्ट टर्म क्या होता है, जो बेबी बॉर्न होते हैं उनका वेट कितना होता है, प्री टर्म बेबी कब कंसीडर करा जाएगा, इसी के साथ साथ वेरी लो बर्थ वेट कब कंसीडर करते हैं। तो इन सारे बेसिक टर्म के बारे में इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर। इमीडिएटली जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तब हम बेबी को किस तरीके की केयर देते हैं। तो पहला है वाइपिंग, ड्राइंग, warmth and wrapping। जैसे ही बेबी बॉर्न होगा बेबी को हमें वाइप करना है, बेबी को क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे उसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए, वार्मथ रखेंगे, इसी के साथ साथ बेबी को रैप करके रखते हैं और रेडिएंट वार्मर में बेबी को प्लेस करेंगे। देन सेकेंड स्टेप होता है इसमें स्टिमुलेट क्राई। बेबी को क्राई करने के लिए स्टिमुलेट करेंगे, नॉर्मली जेंटल पुशिंग के थ्रू, जेंटल रबिंग के थ्रू बेबी के बैक एरिया में रबिंग करते हैं जेंटली, इसके थ्रू बेबी अच्छे से क्राई करे। जब बेबी अच्छे से क्राई करेगा तो उसका जो एयर वे है वो क्लीन होगा और बेबी अच्छे से रेस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग की प्रोसेस कर पाएगा। देन हम बेबी की पोजीशन पे ध्यान देते हैं। बेबी का पोजीशन कैसा होगा, हेड लो होगा, बॉडी कितना हो, बॉडी का जो लेवल होगा वो एलिवेट होगा। इस पोजीशन को हम ट्रेंडलैंड-बर्ग पोजीशन बोलते हैं। देन अगर बेबी ये पोजीशन हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी म्यूकस का प्रोडक्शन है बेबी के माउथ में, नोज में, उसको एक्सक्रीट कर पाए, तो इसलिए हम पोजीशन को देंगे। बेबी का हेड जो होगा वो लो लेवल पे रखते हैं। देन सक्शनिंग करेंगे। अगर कोई भी म्यूकोनियम बेबी ने एस्पिरेट कर लिया है, म्यूकस को एस्पिरेट कर लिया है, उसको रिमूव आउट करने के लिए सक्शनिंग करते हैं। सबसे पहले माउथ सक्शन करेंगे, देन हम बेबी का नोज से सक्शनिंग करते हैं। इसके बाद भी अगर बेबी क्राई नहीं कर रहे हैं, रेस्पिरेशन उनका अच्छा नहीं है, तो देन हम फिर से क्या करेंगे, बेबी को रब टेक्टाइल स्टिमुलेशन के थ्रू क्राइंग रिफ्लेक्स को बेबी को स्टिमुलेट करेंगे। ट्रंक एरिया पे, बैक एरिया पे, सोल एरिया पे बेबी को जेंटल रबिंग करते हैं। नेक्स्ट है डिलेड अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग। डिलेट करेंगे, बहुत जल्दी अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप नहीं करना है। 2 to 3 सेंटीमीटर अवे अब्डोमिन एरिया से इसको कट करते हैं। देन 30 to 60 सेकेंड का वेट करेंगे डिलीवर होने के बाद में। इससे हीमोग्लोबिन एंड द आयरन रिच जो ब्लड है बेबी की बॉडी में अच्छे से रीच कर पाए। देन सेकेंड हम देखेंगे अबगार स्कोरिंग। जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं अबगार स्कोरिंग मेट करते हैं 1 and 5 minute at work। बेबी का अपीयरेंस देखेंगे, पल्स रेट को चेक करते हैं, ग्रिमेस को चेक करते हैं, एक्टिविटी को चेक करते हैं, द रेस्पिरेशन को चेक करेंगे। देन इसके बाद में हॉस्पिटल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग रूमिंग इन एंड बेडिंग इन, मतलब मदर को बेबी के साथ में प्लेस करेंगे जिसके थ्रू जो भी ब्रेस्ट फीडिंग है उसको स्टिमुलेट कर पाए, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। देन रिएक्टिविटी को चेक करते हैं, फर्स्ट रिएक्टिविटी को हम स्टिमुलेट करेंगे फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। ये कब बिगिन होता है, जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं, और एंड तब तक होगा जब तक बेबी 30 मिनट्स तक होता है। जब तक एंड तब करेंगे जब बेबी डीप स्लीप में नहीं सो जाते, तब बेबी अच्छे से स्लीप नहीं हो जाते, तब तक के लिए टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नेजल फ्लैरिंग को देखेंगे, रिफ्लेक्सेस को चेक करेंगे, टैकीकार्डिया या फिर कोई भी अबनॉर्मल साउंड है, स्ट्राइडर है, उसको डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। देन इसके बाद में सेकंड
सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी टेस्ट करते हैं। सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी टेस्ट में क्या करेंगे, ये तब करेंगे जब बेबी डीप स्लीप से वेक हो जाएंगे, उठ जाएंगे, उसके बाद में इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और इसमें बेबी का स्टूल पास देखेंगे, जो भी यूरिन आउटपुट है उसको देखेंगे, बेबी में कितना भूख है, मतलब फीडिंग के लिए वो कैसे क्राई कर रहे हैं उसको देखेंगे, रेस्पिरेशन को चेक करते हैं, पल्स रेट बेबी का चेक करेंगे। तो ये सारे क्या है, इनिशियल हम जो भी बेबी है उसमें इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर में ये इन्वॉल्व होते हैं। सारे ही पॉइंट इनिशियल केयर बेबी को प्रोवाइड करते हैं जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसके बाद में। तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्या है ये इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर। मेनली इसका गोल क्या होता है, टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड सपोर्ट द रेस्पिरेशन। क्यों करते हैं, बेबी को सपोर्ट करने के लिए, और रेस्पिरेशन अच्छे से हो, बेबी में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना प्रेजेंट हो, इसके लिए हम इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट करते हैं। टू प्रोवाइड वार्मथ एंड द प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया, बेबी को वार्मथ रखेंगे और बेबी में कोई भी हाइपोथर्मिया या फिर बेबी का टेम्परेचर लो ना हो उसको गाइड करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। टू इंश्योर द सेफ्टी, प्रिवेंट इंजरी एंड द इन्फेक्शन, बेबी को सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, कोई भी इंजरी बेबी की बॉडी में ना हो उसको प्रिवेंट करते हैं। टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल, अगर बेबी की बॉडी में प्रेजेंट टाइम में कोई भी प्रॉब्लम प्रेजेंट है तो उसको फाइंड आउट करेंगे। एंड इसी के साथ साथ पोटेंशियल प्रॉब्लम, पोटेंशियल मतलब अभी तो वो प्रॉब्लम अराइव नहीं है बेबी की बॉडी में, पर इन फ्यूचर होने के चांसेस हैं, इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम या फिर वो अबनॉर्मलिटी बेबी की बॉडी में कॉज हो सकती है, तो उसको भी डायग्नोज हम इमीडिएट केयर के थ्रू ही करते हैं। दैट में रिक्वायर द इमीडिएट अटेंशन, जिसके थ्रू इमीडिएट अटेंशन की नीड हो और टाइमली हम प्रॉम्प्ट डिसीजन को मेक करके, प्रॉम्प्ट डिसीजन इंटरवेंशन का यूज करके बेबी की बॉडी को, बेबी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। देन एस्टैब्लिश, सबसे पहला हम देख रहे हैं पॉइंट्स है एस्टैब्लिश रेस्पिरेशन एंड द मेंटेन एयरवे। क्लियर एयरवे को मेंटेन करना है। क्लियर एयरवे इंश्योर द न्यूबॉर्न एयरवे इज क्लियर टू इनेबल इफेक्टिव ब्रीथिंग। क्लियर एयरवे होगा, इसका मतलब क्या होता है कि बेबी अच्छे से ब्रीथ कर रहे हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट नहीं है। ट्रांसिशन फ्रॉम द प्लेसेंटा, और जब हमने बताया भी, डिस्कस करा था नॉर्मली कि जो भी हम बेबी का जब अम्बिलिकल कॉर्ड को सीज कर रहे हैं तब तक करेंगे 30 to 60 सेकेंड का वेट करते हैं। देन उसके बाद में ही हम बेबी के एब्डोमेन एरिया से 2 to 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। आफ्टर द बर्थ द प्लेसेंटा इज नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस एक्सचेंज। बर्थ होने के बाद में प्लेसेंटा मेन ऑर्गन नहीं होता गैस एक्सचेंज करने के लिए, लंग्स एक्टिवेट फॉर्म में हो जाते हैं। एंड द न्यूबॉर्न मस्ट ब्रेथ टू सर्वाइव, और सर्वाइव करने के लिए, ब्रेथ लेने के लिए बेबी के जो लंग्स होते हैं वो एक्टिवेट फॉर्म में हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या ध्यान रखना होगा, जो भी बेबी का एयरवे है वो क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ साथ ऑब्लिगेटरी नोज ब्रीथिंग ऑब्लिगेटरी यानी कि मस्ट हो जाती है न्यूबॉर्न बेबी में। न्यूबॉर्न्स आर ऑब्लिगेटरी नोज ब्रीथर्स, मीनिंग दे ब्रीथ थ्रू देयर नोज। अभी क्या है, जैसे ही बेबी बॉर्न होते तब वो प्लेसेंटा के थ्रू उनका गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा, प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, बट अब लंग्स के थ्रू, लंग्स एक्टिवेट फॉर्म में आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन का गैस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा। तो वो किससे ब्रेथ लेंगे, नोज के थ्रू लेंगे, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो, बेबी की बॉडी में ऑक्सीजन रिच यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करे। रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्स चेक करते हैं बेबी का। न्यूबॉर्न हैव अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, कि कोई भी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन तो प्रेजेंट नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए। ओपनिंग देयर माउथ टू मेंटेन द एयरवे, माउथ को चेक करेंगे, अगर कोई भी मिकोनियम एस्पिरेट कर लिया है, म्यूकस प्रेजेंट है, तो उसको सक्शन के थ्रू क्लीन करेंगे, क्लियर करेंगे। डेवलपमेंटल माइलस्टोन, द एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू द माउथ डेवलप अराउंड द 3 weeks आफ्टर द बर्थ। जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं तो नो से इनिशियल फेज में वो ब्रीथ करना स्टार्ट करते हैं, बट जैसे ही 3 month के हो जाते हैं वो माउथ से भी ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द रेस्पिरेशन। मेंटेन करेंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस को और स्टैब्लिश करेंगे रेस्पिरेशन को। टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द रेस्पिरेशन बाय द माउथ एंड द नोज सिक्रीशन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द हेड। जैसे ही बेबी का हेड डिलीवर होता है सबसे पहले उसके ओरल कैविटी में कोई भी म्यूकस या फिर सिक्रीशन, मिकोनियम वगैरह प्रेजेंट है तो उसको सक्शन के थ्रू आउट करेंगे। देन हम नेजल कैविटी के थ्रू जो जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा उसको सक आउट करते हैं। सक्शन सिक्रीशन फ्रॉम द माउथ एंड द नोज यूजिंग अ बल्ब सिरिंज, बल्ब सिरिंज के थ्रू भी हम इसको सक्शन करके रिमूव आउट कर सकते हैं। कंप्रेसिंग द बल्ब बिफोर द इंसर्टिंग इट इनटू द माउथ फर्स्ट देन द नोज। जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले माउथ रीजन में, माउथ एरिया को पहले सक्शन करेंगे, देन उसके बाद में नोज सक्शन करते हैं। इंसर्ट द बल्ब सिरिंज इनटू द वन साइड ऑफ द माउथ, और जब माउथ में हम इंसर्ट करते हैं बल्ब सिरिंज को सिक्रीशन को रिमूव आउट करने के लिए तो कौन से साइड से करेंगे, वन साइड से करेंगे, यानी कि लेटरल साइड से हम उसको इंसर्ट करते हैं।
क्राइंग इन्फेंट, अभी भी हमारा क्राइंग इन्फेंट जितना अच्छे से बेबी क्राई करेगा तो उसका रेस्पिरेशन उतना ही अच्छा होगा। अगर बेबी क्राई नहीं कर रहा है तो उनका रेस्पिरेशन अच्छा नहीं होगा, बेबी अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन नहीं होगा। अभी क्राइंग के भी टाइप होते हैं। अगर बेबी जो नॉर्मल क्राई होता है बेबी का हस्की सा क्राई होता है। अगर हाई पिच्ड क्राई होगा तो बेबी में कोई भी स्ट्राइडर प्रेजेंट हो सकता है, स्ट्राइडर यानी कि एयरवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। वीक क्राई बेबी करेंगे तो इसमें क्या होगा कि बेबी में क्या प्रेजेंट है, बेबी प्री मेच्योर बेबी है और अच्छे से उनके लंग्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं और अच्छे से वो ब्रीथ भी नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ ही साथ अगर बहुत ही ज्यादा हाई पिच्ड साउंड होगा और बहुत ही हाई डेंसिटी के साथ होगा तो बेबी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन है। इस वजह से या फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैसा है बेबी का बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है तो बेबी कैसा हाई पिच्ड साउंड में क्राई करते हैं। इसी के साथ साथ पोजीशन ऑफ द हेड लोअर देन द बॉडी, जो बेबी का हेड होगा वो लोअर रखेंगे। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ट्रेंडलन वर्क पोजीशन बोलते हैं। जब बेबी का हेड कैसा होगा, डाउन होगा और एक्सट्रीमिटी का लेवल कैसा, अबव होगा। अगर कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कोई भी अबनॉर्मिटी प्रेजेंट है हाइड्रोसिफेलिस से, जिस कंडीशन में हम बेबी को ट्रेंडलन वर्क पोजीशन नहीं दे सकते, देन हम बेबी को साइडलाइन पोजीशन देते हैं, जिसके थ्रू अगर कोई भी म्यूकस या फिर मिकोनियम सिक्रीशन प्रेजेंट है बेबी के माउथ में, नोज में, तो अच्छे से वो निकल जाए, आउट हो जाए बेबी के माउथ से और नोज से। देन है केयर ऑफ द आई, बहुत ही ज्यादा मस्ट है। रूटीन केयर बेबी की आई में करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। आई प्रोफाइलैक्सिस इज पार्ट ऑफ द रूटीन न्यूबॉर्न केयर, रूटीन केयर में आता है आई केयर बेबी का। प्रिवेंट द गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस, दिस ट्रीटमेंट प्रिवेंट द गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस आल्सो नोन एज द ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। जब हम आगे की कंडीशन को फर्दर स्टडी करेंगे तो न्यूनेटल ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे क्या है कि जो भी वायरस या फिर बैक्टीरिया होते हैं जो बेबी की आई में इरिटेशन को कॉज करते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें बेबी को आई केयर देना नीडेड है। बहुत सारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, एजेंट होते हैं जो बेबी की आईज में इरिटेशन को या फिर इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। गोनोरिया कॉज्ड बाय द नाइजेरिया गोनोरिया कैन बी ट्रांसमिटेड टू द फीटस ड्यूरिंग द डिलीवरी थ्रू द वजाइनल कैनाल। जब बेबी डिलीवर हो रहे हैं वजाइना के थ्रू तो उस एरिया में क्या हो सकता है, उस टाइम पे चांसेस हो सकते हैं बेबी की आई में इन्फेक्शन होने के। फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया हो सकता है जो किसकी वजह से कॉज होता है, नाइजेरिया गोनोरिया की वजह से कॉज होता है, जिसको हम आफ्टर द बर्थ किस तरीके से ट्रीट करेंगे। हिस्ट्री क्या है, इस चीज को किसने डिस्कवर करा था? दिस प्रैक्टिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कार्ल क्रेड, अ जर्मन गायनिकोलॉजिस्ट इन 1884 में। जो कार्ल क्रेड है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था इस टेक्निक को, इस प्रैक्टिस को, कि जब भी बेबी वजाइनल पाथवे से वजाइनल डिलीवरी हो रही है मदर की, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि बेबी में आई में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का यूज करेंगे आई क्लीनिंग करने के लिए। एरिथ्रोमाइसिन एंड द टेट्रासाइक्लिन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट का यूज करते हैं। मेनली आज के प्रेजेंट टाइम में यही एरिथ्रोमाइसिन एंड द टेट्रासाइक्लिन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट का यूज किया जा रहा है। ये इसलिए भी है क्योंकि ये लेस इरिटेट करता है बेबी की आई में। तो इफेक्टिव एरिथ्रोमाइसिन एंड द टेट्रासाइक्लिन ऑप्थेल्मिक की वजह से इफेक्टिव रिजल्ट बेबी की हेल्थ में देखने को मिलता है। तो इरिटेट नहीं करता ज्यादा, तो जिसकी वजह से बेबी क्राई भी नहीं करते हैं और जो भी इन्फेक्शन है उसको अच्छे से ट्रीट भी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन के। विटामिन के का इंजेक्शन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं। अगर प्री टर्म बेबी है तो उसकी डोज को हम 0.5 mg के अकॉर्डिंग हम इंजेक्ट करते हैं। अगर बेबी टर्म पे है तो 1 mg इंजेक्ट करते हैं। तो बेसिकली है क्या, विटामिन के एडमिनिस्टर इन न्यूबॉर्न बेबी में एडमिनिस्टर करेंगे। स्ट्राइल इंटेस्टाइन बेबी का होता है, बूम में बेबी होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो मदर ले रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही उनको जितना भी न्यूट्रिशन है वो मिल रहा है मदर के थ्रू। तो स्टाइल इंटेस्टाइन होता है उनका, न्यूबॉर्न हैव अ स्टाइल इंटेस्टाइन मीनिंग दैट डू नॉट हैव द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस द विटामिन के। उनके पास कोई भी इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, जिसके थ्रू विटामिन के प्रोड्यूस भी नहीं होता। तो अगर विटामिन के नहीं होगा तो बेबी में हैमरेज जैसी कंडीशन हो सकती है, क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंस होंगे नहीं तो विटामिन के की इंपॉर्टेंस क्या है? विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर which help prevent the bleeding, जो किसमें हेल्प करता है? ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। न्यूबॉर्न रिस्क विदाउट द सफिशिएंट विटामिन के, अगर सफिशिएंट विटामिन के नहीं है तो क्या होगा? न्यूबॉर्न आर प्रोन टू ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा चांसेस है कि हैमरेज के चांसेस बढ़ जाए।
प्रिवेंटिव मेजर के लिए क्या यूज करेंगे टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग। अगर हमें ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना है, हैमरेज को प्रिवेंट करना है, तो विटामिन के हमें एडमिनिस्टर करना पड़ेगा बेबी में जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, न्यूबॉर्न बेबी में। डोजेस क्या रहेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन की? टिपिकली डोजेस क्या होती है? 2.5 से 1 mg होता है। अगर प्रीटर्म बेबी है तो 0.5 mg एडमिनिस्टर करते हैं। अगर टम्प है बेबी तो कितना एडमिनिस्टर करेंगे? 1 mg। गिवन देते हैं इंट्रामस्कुलर इन द वेस्टरलेटरालिस मसल, जो थाई मसल होते हैं उनमें हम इंजेक्ट करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द न्यूबॉर्न केयर, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। इमीडिएटली जो भी हम न्यूबॉर्न केयर करते हैं, फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट हम इसके आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर के बारे में, जेनाइटल एरिया की केयर के बारे में, रूटीन केयर के बारे में एंड द फॉलोअप के बारे में भी। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ भी सीखा है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।